मालेगांव शहर के तमाम लीडरों को चैलेंज करता हूँ कि अगर उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया है तो मेरे साथ आके मीडिया के सामने बैठे, मैं पावर में आऊँगा इंशाल्लाह। अगर असेंबली में मुझको पब्लिक जिताती तो मेरा सबसे पहला मिशन रहेगा इंक्वायरी। 6 महीने के अंदर शहर के जितने लीडर हैं उनके साथ एक डिबेट रखा जाए, हमारा ओपन डिबेट। हम पब्लिक फ्रंट है, पब्लिक की तरफ से हम रहेंगे, मैं रहूँगा। और मालेगांव के जितने लीडर हैं उनका झूठ, उनका करप्शन और उनकी बदउनवानी, उनका जो टोला ठेकेदारों के साथ मिलकर पूरे शहर को लूट रहा है और आवाम को गुमराह कर रहा है, उसके खिलाफ मैं उनका सामना करूंगा आवाम की तरफ से। तो ये डिबेट ऑप्शन के लिए फोन किया गया, कॉप में आपके वालिद साहब को लेना है तो आप पैसा दो 5 लाख रुपये। अतीक महिंद्रा साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमान का, उन्होंने उनको फ़ोन किया तो मैंने कहा कि भाई पैसा तो हम लोग लगाएंगे नहीं, कि वहाँ से मिलना कुछ नहीं है आपको। अगर हमारी काबिलियत लियाकत पर भरोसा है आपको और हमारे कामों पर तो आप हमको करीब कीजिए। तो उन्होंने दूसरा फ़ोन किया मुझको, बोला कि यार 5 नहीं कम से कम 3 दे दो, पार्टी को लगेगा। और इस बात तो मैं कसम खाकर भी बोल सकता हूँ, अभी कसम खा लेता हूँ कि 3 लाख रुपए दे दो। फिर मैंने कहा कि नहीं, तो बोले मुफ्ती साहब ना इस बात पर वजीर रहे कि यार आसिफ से पूछ लो कि वकील साहब को कॉप में लेना ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो शहर में मैसेज गलत जाएगा। अगर वो नहीं बोल दे तो लो। तो उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम 1 लाख दे दो। तो मैंने कहा कि यार 1 लाख भी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है, उम्मीद हमारे वालिद साहब तालीम लगता है, अगर आपको लगता है पार्टी का सपोर्ट रहेगा, पार्टी को सपोर्ट करेंगे और काम काज करेंगे आवाम का, तो आप लोग। तो उन्होंने आखिरी फ़ोन 1 लाख का मांगने के बाद फिर फ़ोन रख दिया और बाद में मालूम पड़ा दूसरे दिन के 12 लाख रुपए लेके ज्योति भोसले मैडम को उन्होंने कॉप की मेंबरशिप बेच दी। ज्योति भोसले के जो शोहर हैं दीपक भोसले साहब, उनका शराब की ये आजकल के हालात में अब्दुल्ला ब्रदरान ने जो स्टेप लिया है, और ख़ुद मेरी भी जो चाहत है कि मालेगांव की सियासत जो रुख इख्तियार कर चुकी है, मैं इस सियासत में खुद आना नहीं चाहता था, लेकिन आसिफ भाई, कलीम भाई जो चेंज चाहते हैं, जो तब्दीली चाहते हैं, और मालेगांव के अक्सर जो भी लीडरान गुजर चुके हैं, जिस अंदाज से भी मालेगांव की जो पब्लिक है परेशान हो चुकी है, एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में ड्रॉबैक ये होता है कि वोट देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, पोलिंग बूथ पर बेईमानी होती है, और जो वोटिंग होती है वो कम लोग ही धुप्पल चलाकर बहुत सारे परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो एक बड़ा तबका जो अच्छे लोगों का, ईमानदार लोगों का होता है, वो पोलिंग बूथ तक भी नहीं पहुंचता, उनकी वोटिंग भी रहती है और धुप्पल चल के वोट गिर जाती है। तो इस अंदाज से मैं सियासत से बहुत दूर रहना चाहता था, लेकिन कलीम भाई, आसिफ भाई और चचा जान जो चाहते हैं कि अब चेंज आना चाहिए, हर कोई परेशान है। मैं हुकूक इंसानी के लिए, आज यतीम बच्चे, बेवा औरतें, गरीब लोग, इंसानी हुकूक के लिए मालेगांव में ज़ात और बिरादरी छोड़कर, धर्म और मज़हब छोड़कर अक्सर इंसानियत परेशान हो चुकी है। तो इन इंसानों को हुकूक कैसे दिलाए जाएं, इन तक सच्चाई कैसे पहुंचाई जाए, और इनका जो हक है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हो, वो कैसे दिलाई जाए। कलीम भाई ने बहुत सारी कोशिशें की है, जहाँ जहाँ के जितने टेंडर निकले हैं, काम निकले हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पर बताई है। तो इस अंदाज से मैं इनका साथ देना चाहता हूँ, और मालेगांव की वो पब्लिक जो ये समझती है कि हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, हम इस ख़राब काम में क्यों आए, सियासत में तो नशा चलता है, धुप्पलबाजी चलती है, झूठ चलता है, बदउनवानी चलती है, तो हम इसमें हिस्सा क्यों ले। अब ये वक्त आ चुका है कि मालेगांव के जितने अच्छे लोग हैं, मालेगांव के जितने सुलझे हुए लोग हैं, मालेगांव के जो लोग ये चाहते थे कि इस गंदी सियासत में नहीं जाना चाहते, तो उन लोगों के लिए एक साफ सुथरा अच्छा रास्ता और दरवाज़ा खोला गया है। वो आकर कलीम भाई का साथ दें, और ये जो फोर्थ फ्रंट जो शुरू किया गया है इसका साथ दे। तो जो पहले वादे किए गए थे वो झूठ थे कि सच थे, पूरे हुए नहीं हुए, कितने हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब इस मालेगांव की पब्लिक और आवाम के लिए हम चाहते हैं कि लीडरशिप में भी चेंज आए, तब्दीली आए। पब्लिक खुद चाहती है तो ये तब्दीली अच्छे अंदाज से आए और उनको उनके हुकूक भी दिलाए जाएं, और ज़रूरतमंद, मुस्तहिक, हाजतमंद पब्लिक जो, यहाँ तक कि मैंने देखा है
कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें अपाहज हैंडीकैप लोगों के लिए जो निकलती है वो उन तक नहीं पहुंचती है। वो जाती किधर है? वो सियासी खजाने में, लीडरों की मीटिंग में, लीडरों की चाय पानी में, क्या उसमें खर्च होती है? तो ये सब तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है। इसी तब्दीली के लिए कलीम भाई, आसिफ भाई और ये मालेगांव ग्रीन ड्राइव के जो लोग हैं और हम लोगों ने अभी तक पूरे इंडिया में जो वक्फ तरमीमी बोर्ड के ताल्लुक से बहुत चिल्लाया गया, बिस्मिल्लाह बोर्ड हो, जमीयतुल उलमा हो, बहुत सारी मस्जिदों से बहुत सारे उलमा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई गया नहीं। कलीम भाई पहले वाहिद शख्स हैं जो मेरे थ्रू मैं को पिटिशनर हूँ, वो पिटिशनर है, हम 3 को पिटिशनर मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन और पिटिशन फाइल की जा चुकी है वक्फ तरमीमी बोर्ड के लिए। और जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उस बिल को रद्द करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें बहुत काफ़ी है और अगर कुछ होगा तो देखेंगे। बोलेंगे हमारी असेंबली की उम्मीदवारी को लेकर दूसरा इशू ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जरिए हमने जो काम करवाए मालेगांव शहर में 750 से 800 करोड़ रुपए के, तो उसकी डिटेल हम बताएंगे यहाँ पे। और मैं मालेगांव शहर के तमाम लीडरों को चैलेंज करता हूँ कि अगर उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया है तो मेरे साथ आके मीडिया के सामने बैठे और मेरा सामना करें। और तीसरा काम ये कि भ्रष्टाचार जो इन्होंने मिल के किया है मालेगांव के लीडरों ने, उसके खिलाफ भी मैं लड़ रहा हूँ, वो भी मेरे सामना कर सकते हैं और मीडिया का सामना मेरे सामने कर सकते हैं। अभी आगे देखिए, हमने अभी हमारे जो टीम के साथी हैं उन्होंने हमारे कामों की तफसीलात इस प्रेस रिलीज में दर्ज की है। इसके मुताबिक ये कि यार कलीम यूसुफ अब्दुल्ला जो उम्मीदवारी कर रहे हैं तो उनका तारुफ इसमें उन्होंने पेश किया है। अगर मैं आप इजाज़त दे तो इसी को पढ़कर सुना देता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। ना गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। कलीम यूसुफ अब्दुल्ला, उनको जानिए उनके बेलोज तारीखी खामों से। कॉमर्स ग्रेजुएट है हमारे भाई, बेदार किरदार तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन कलीम यूसुफ अब्दुल्ला। और मजबूत कवि थे तो सर, और शहर की आवाम की बेहतरी के लिए इन्होंने अपनी ग्रीन मालेगांव ड्राइव मुहिम के जरिए आवाम के साथ मिलकर 5 लाख दरख्त लगाने का आज़म किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से 85,000 दरख्त अब तक कामयाबी के साथ लगा चुके हैं। दूसरा काम जो इन्होंने किया वो ये कि शहर की आब हवा को साफ और आवाम की सेहत दोस्ती में कामयाब कानूनी लड़ाई हुकूमत से लड़ी, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि कचरा जलना बंद हुआ बल्कि 119 करोड़ की लागत का STP प्लांट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत के तहत मालदा में बनाया गया है, ताकि गिरना डैम से आज हमें और कल हमारी नस्लों को साफ पानी मिल सके और शहर में बढ़ते गुर्दे के, किडनी डायलिसिस के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायरिया और बिजली के अमराज जो बढ़ रहे हैं, उनको रोका जा सके। तीसरा काम, NGT ने पूरे शहर में धूल डस्ट पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए खासतौर पर मेटालिक रोड बनाने के लिए हिदायत जारी की और इसके लिए स्टेट सेक्रेटरीट से मखसूस फंड मुख्तस किया गया और पूरे शहर में मेटालिक सीमेंट कंक्रीट के मजबूत रोड बनने का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसको आप देख रहे हैं। तमाम जो शाहराहें शहर की जो बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं फंड से बन रही है। कोई लीडर अगर झूठा वादा करता है और क्लेम करता है तो वो अपने सबूत लाकर बताएं। हमने अपने सबूत लाकर बताएं कि NGT की पिटीशन के तहत सारे सबूत यहाँ पर मौजूद है, मीडिया और आवाम इसे देख सकते हैं। चौथा बड़ा काम बिना सियासी उद्देश्य पर रहते हुए ये हुआ कि NGT की हिदायत पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 550 करोड़ की खतीर रकम कॉरपोरेशन को मिली और इसका काम भी जंगी पैमाने पर जारी हो चुका है। इस तरह अब तक तकरीबन 850 करोड़ के काम अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं और इसके अलावा मज़ीद फंड्स आएँ और नए काम हों, इनकी कोशिशें अब भी जारी हैं। शहर में पांचवा काम यह कि शहर में बढ़ते जुराइम और मंशियात के बढ़ते कारोबार की रोकथाम के लिए हमने पहला कदम अगस्त 2018 में और उसके बाद मार्च 2022 में उठाया था, जिस पर कार्रवाइयाँ भी हुई और आने वाले दिनों में मंशियात को शहर से मुकम्मल ख़त्म करने का, कम्प्लीटली रेडिकेट करने का हमारा जो अज़्म है वो महकम है, जिसके लिए सियासी और अवामी ताकत हमें दरकार होगी। नंबर 6, कोरोना जब आया और मालेगांव को सबसे ज़्यादा मुतासिरा दिखाने की कोशिश चंद शहर पसंदों ने की, उस वक्त जब शहर के कुछ लीडरान खुद को क्वारंटाइन किए हुए थे और कुछ ठेकेदारी में कमाने में लग गए थे, तो हमने अपने सच बात न्यूज़ अदारे की टीम, ग्रीन मालेगांव ड्राइव की टीम और जमीयतुल उलमा के साथ मिलकर पूरे शहर की बेलोस खिदमत की
रियासती वजीर सेहत के साथ सामने सवाल उठाए, प्राइवेट दवाखानों को खुलवाया जिसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा एजाज सर ग्रुप के साथ मिलकर, सत्य मालिक लोक सेवा ग्रुप के साथ मिलकर मालेगांव मॉडल के तहत बैरून शहर में भी मेडिकल कैंप लगाए ताकि मुस्लिम भाइयों की मदद और गैर मुस्लिम भाइयों के दिल जीते जा सके, आपसी भाईचारा बढ़े और फिरका परस्त अनासिर के मंसूबे नाकाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मालेगांव मॉडल में शहर के तमाम BOMS डॉक्टर्स ने काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। अल्लाह इन्हें जज़ा बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। और शकील भाई हमारे उस वक्त सजवात के पत्रकार थे तो उनको भी इन कामों के गवाह हैं। 7वां काम, इन कामों के अलावा शहर के कई खानदानों को दरपेश कानूनी मामला में हमने बर वक्त कानूनी मुआवनत की और इन्हें बेजा गिरफ्तारियों से या उनका इस्तेसाल होने से बचाया है। जैसे कुरैशी भाइयों को मशीनदर शिरके के मामला में, मोबाइल IME मामला में 14 अफराद को जब उनके वकला तक मायूस हो चुके थे और चंद बुनकर खानदानों को तांबा गांडा के मासूम बुनकरों का इस्तेसाल करने वाले व्यापारियों के टोले से ऐसे वक्त में हमने बचाया एवले वाला फैमिली को जब शहर के बड़े सियासी लीडरान मदद करने से कासिर थे या पीठ दिखा चुके थे। नंबर 8, मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड नामी कंपनी के आने के बाद मुतअद्दिद कारखाने बंद हो गए। ऐसे हसास मामला में तमाम बड़े लीडरान जो सनत दोस्ती का भ्रम भरते हैं, चुप रहते हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्हें मुंह बंद रखने के लिए मुंह पर रकम दी गई। लेकिन जब कुछ बुनकर बरदरान कलीम यूसुफ अब्दुल्ला के पास आए तो इन्होंने बड़ी बारीक बीनी से मुतालिया किया और उसके बाद एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद कई बुनकरों ने फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा किया और वादा लिया कि आइंदा जब कभी बुनकर तंजीमें इन मामला के हल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना चाहेंगी, इसमें ताउन दरकार होगा। इस पर हम तमाम बरादरान का, हमारी फैमिली का ये वादा है इंशाअल्लाह बुनकर बरादरान से कि हम बिजली कंपनी को कानून के मुताबिक अवामी मफादात में काम करने पर मजबूर करेंगे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें बाहर निकलने पर कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे, उन्हें बाहर निकालने पर। लेकिन कौम के रोजगार के साथ आइंदा किसी लीडर को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाए। वो बोल दिया गुज़िश्ता कई सालों से बदनवान सियासतदान और ठेकेदारों के टोले ने बड़ी अय्यारी, मक्कारी और चालाकी से शहर में जो लगभग 3000 करोड़ की लूटमार की और इनका सिलसिला मुसलसल जारी है, इस पर रोक लगाने का काम शुरू किया है। हमने शहरियान के सामने बदनवानी और लूटमार का पर्दाफाश किया। लोक आयोग, ED, ACB और हाईकोर्ट में इन बदनवानों के खिलाफ, इन बदखुनवानों के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला शुरू कर दिया है और आवाम को भी मालूमात फराहम करने का इनकलाबी कदम हमने उठाया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इसको देखते हैं हमारी पोस्ट को। नंबर 10, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला परिवार की पूरी कोशिश होगी कि शहर में टेक्निकल कॉलेज आए, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने और शहर में नए तिजारती अदारे कायम हों, ताकि नए अस्पताल बने, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को इज्जत और वक़ार की और वतन की रोज़ी इन तिजारती अदारों के ज़रिए मिल सके और हमारा शहर तरक्की की दौड़ में किसी से पीछे ना रहे। हमारे साथियों ने जो गुजारिश की है कि कुछ लोग समझते हैं कि उनके वोट पर सिर्फ उनका ज़ाती इख्तियार है, वो अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे वोट दें। हाँ, ये ज़रूर है, लेकिन मलूज़ रहे कि ये एक शहादत है, शहर की कौम मिल्लत की अमानत है। इसे इज्तिमाई मफाद को सामने रखकर इस्तेमाल कीजिए, तामीर और तरक्की के नाम पर वोट दीजिए, ना कि बरादरीवाद, अकरबा परवरी, ज़ाती ताल्लुकात और मफादात को देखकर। जिस तरह हमने एक होकर पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डाले, हालांकि अब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने शहर को इतना कुछ नहीं दिया है जितना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रदर कलीम अब्दुल्ला और उनकी कोशिशों से शहर को मिला है। इसी तरह असेंबली में अब की बार जिन्होंने अपना जान और माल लगाकर कौम को बहुत कुछ दिया है, उनका खुलकर साथ दें और शहर से बदगुमानी और जुल्म की सियासत का मुकम्मल खात्मा करें। जुल्म का सूरज कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। मजलूमों को मिलेगी बादशाही, अब सब का सब बदलेगा इंशाअल्लाह। ये जो प्रेस नोट अपील है, प्रेस नोट है और जो अपील की है आपको PDF फॉर्म में भी दे देंगे। और मेरी पत्रकारों से गुजारिश है, एक अपील है कि मालेगांव शहर के जितने लीडर हैं उनके साथ एक डिबेट रखा जाए, हमारा ओपन डिबेट। हम पब्लिक फ्रंट है, पब्लिक की तरफ से हम रहेंगे, मैं रहूँगा, और मालेगांव के जितने लीडर हैं उनका झूठ, उनका करप्शन और उनकी बदगुमानी, उनका जो टोला ठेकेदारों के साथ मिलकर पूरे शहर को लूट रहा है और आवाम को गुमराह कर रहा है, उसके खिलाफ मैं उनका सामना करूंगा आवाम की तरफ से। तो एक डिबेट रखा जाए। शहर में तरक्याती कामों पे और जाल बिछा हुआ है, काम चल रहे हैं, ऐसा सभी लीडर बोले ये मेरा काम है, ये मेरा काम, ये ऐसे कुछ काम आप गिना सकते हैं कि जो काम आपकी वजह से आए हैं और उसको लीडर ये कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से आए। कुछ काम ऐसे
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 120 करोड़, पूरे शहर में मेटालिक रोड, जनरल फंड से जो बन रहा है वो अलग, लेकिन 4.5 से ये अंडरग्राउंड कटर 550 करोड़ की। ये प्रूफ है ना, प्रूफ लेकर आया हूँ मैं सबको देता हूँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, ये प्रूफ है, उसी के तहत आया है। ये शहरियान, ये लीडरों ने जितनी कुदाल मारी है 90% काम अपने फंड से आए, यानी अपनी कोशिशों से आए। हाँ वाली साहब तो कहने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहेंगे क्योंकि ये पूरी पिटीशन के और ये पूरी लड़ाई के मेन हीरो वाली साहब ही है। मेरा तो सिर्फ नाम है मेन वाली साहब। ज़्यादा दिक्कत ना हो तो आप बिल्कुल बोलेंगे अपने मुकादम साहब है ना, उनके ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना, ये मालदा में बन रहा है, जिसके ज़रिए से जो आवाड़ी नाला और मालेगांव से गंदगी बहकर गिरना डैम में जाती है। तो आने वाले 25 सालों में 20 सालों के बाद जो है तो हमारी जो आवाम है, हमारी जो कौम है, तो उनको पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं हो सकेगा। इसके लिए हमने दूरंदेशी रखते हुए इस काम को करवाया है। ये इसकी फ़ोटोज़ भी है और जो हमारे करस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट से हुए हैं तो उनकी तमाम तफसीलात यहाँ पर इस फाइल में दर्ज है। शहर के मामलात को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने जो पिटीशन दायर की थी उसमें पब्लिक हियरिंग भी रखी थी। आप लोग भी आए थे वो हियरिंग। उस हियरिंग ने पब्लिक ने पूरे मसाइल रखी थी, हमने भी मसाइल रखे थे। उन मसाइल के लिए ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी बनी। ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी ने सजेस्ट किया एनजीटी को, एनजीटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास किया और उसके तहत फंड आए मालेगांव में। हकीकत ये शहर के लीडर जो बोल रहे ना भाई पार्टी में गया 5 करोड़ का फंड लाया, 10 करोड़ का फंड लाया, ये सब कुछ नहीं, झूठ बात है। एक मेरा एक सवाल है। हाँ कि असेंबली इलेक्शन में भी आप उतर गए जी, उसके लिए मेरी जानिब से तो आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से बहुत ज्यादा ताकीद हो गई। अभी असेंबली इलेक्शन के नॉमिनेशन शुरू हो गए, आप डिसीजन ही लेने में रह गए। अभी जैसे इलेक्शन के लिए जो जो चीज़ लगती है वो सारे लॉजमान आपके पास अवेलेबल नहीं है। अभी जो ताम झाम है या पोलिंग बूथ पर पहुंचना है बराबर, और वोटर लिस्ट जो है हर उसकी स्टडी करना है जी, है ना, एरिया वाइज जो है उसको तकसीम करना है। मेरे हिसाब से तो अभी भी ताकीद नहीं हुई है क्योंकि अभी वोटिंग के लिए 20 दिन बाकी है। थोड़ा बात करना चाहूँगा। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ताकीद नहीं हुई है, 20 दिन बाकी है। और शहर का जो रुझान है वो चेंज है, पारियां चेंज हो रही है, फंड गायब हो रहे हैं, पब्लिक का हक मारा जा रहा है, पब्लिक बर्बाद हो रही है और शहर बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, वोट देने के टाइम माइंड चेंज कर देने का और कलीम यूसुफ अब्दुल्ला को वोट दे देने का। अगर शहर में वाकई में चेंज चाहते हो, तब्दीली चाहते हो तो लीडर तब्दील करो, मेरा ये कहना है। जी 15 में जो आपकी पिटीशन दाखिल हुई थी उसके फैसले के बाद में जो भी शहर में हाँ। हुआ, तो बुनकरों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये कौम के दुश्मन है, ये इंडस्ट्री के दुश्मन है और इनकी वजह से हमारी बातें बंद हुई जी, लेकिन उसके असरात जो बाद में जो आपने बताए ये सारे उसके मुस्बित असरात मजबूत। तो वो जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उसके बारे में आप सनत दुश्मन मैं अभी भी हूँ। उनके लिए जो कचरा जलाएंगे और जो गिट्टी का कारखाना गैर कानूनी तरह से चलाएंगे उनके लिए सनत दुश्मन मैं आज भी हूँ। हम लोग दोगली पॉलिसी करने मालेगांव की पॉलिटिक्स में नहीं आए, इंसाफ कायम करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए आए, ये हकीकत बात है। कोई दोगली पॉलिसी नहीं करने का। आप शहर की साइजिंग मालकान को लेकर पोल्यूशन बोलो या हाँ। कोई भी मामला लेकर आप एनजीटी गए, उस वक्त तो आपके हालात या शहर के बुनकर आपके खिलाफ है, तो आप ऐसे उठ लेंगे? इतनी बड़ी समाज इतना कोई बुनकर खिलाफ में नहीं है। अगर कोई कचरा जला रहा है, अगर वो खिलाफ में रहेगा तो हमको उससे कोई फिक्र नहीं है, कोई बात तो नहीं। आप सनत को दुश्मन भी आपको बोला गया है। उनके लिए हम सनत दुश्मन है, लेकिन जो कचरा जलाते तो वो खुद हमारी तारीफ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। देखिए शहर की जो 100-150 साइजिंग मालकान हैं उनके प्लास्टिक जलाने की हम मुखालफत की है और हम उनकी सनत के खिलाफ नहीं है, न साइजिंग मालकान के खिलाफ है, न साइजिंग मालकान हमारे खिलाफ है। साइजिंग मालकान हमको अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह शादियों में दावत देते हैं, मिलते हैं और उन्होंने खुद ये कहा है साइजिंग मालकान ने कि अगर कभी आपकी कोशिशें नहीं करते तो हमारी कॉस्टिंग की मजबूरी थी, हम नहीं रोक सकते थे। तो हमने जो साइजिंग मालकान को कचरा जलाने से रोका वो सनत दुश्मनी नहीं है, वो शहर की सेहत दोस्ती है। लाखों आवाम की सेहत खतरे में थी तो हमने उनकी सेहत को तरजीह दी और हमने खतरा मोल लिया। बज़ाहिर लोग समझते हैं, या मीडिया के कुछ लोगों ने, कुछ मुफाद परस्तों ने, कुछ हमारे सियासी मुखालफिन ने हम पर ये टैग लगाने की कोशिश की कि हम सनत दुश्मन हैं, लेकिन अल्लाह इस बात को बेहतर जानता है कि हमने सनत दुश्मनी में कुछ भी काम नहीं किया। हमने सेहत दोस्ती में काम किया, बल्कि कुछ साइजिंग मालकान
और कुछ सियासतदान इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद इस बात की कोशिश की है कि अब पावरलूम को नेरी और इसके मामला में इंक्वायरी में घसीटा जाए। लेकिन हमने फौरन एनजीटी को लिखा कि पावरलूम सनत से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और इससे हमको कोई तकलीफ भी नहीं है, तो क्यों इंक्वायरी का रूप गलत तरीके से मोड़ा जा रहा है? इसमें कोई सियासी साजिश का फरमा है और साजिश मालकान अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह डूबता इंसान बचाने वाले को पकड़ लेता है, उस तरीके से ये कोशिश की गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कचरा माफिया जो है उनकी ये कोशिशें नाकाम हुई और कारखानादार जो है पावरलूम वाले उनको भी कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ हमने होने नहीं दी। अगर शहर ने आपको पसंद नहीं किया, कबूल नहीं किया, तो क्या खिदमत आपके जिस तरह पीछे की है इसका क्या? हाँ बिल्कुल, हमारी आज तक खिदमत जो रही है फी सबीलिल्लाह रही है, किसी से हमने आज तक 1 रुपया नहीं लिया और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर हम खिदमत करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि शहर की सियासत में चेंज आए, क्योंकि पूरे सियासतदान मिले हुए आपस में मिलकर ठेकेदारी का बिजनेस कर रहे हैं। 3 कंपनी में पार्टनर है लोग पर्दे के पीछे। इसका राज अभी फाश होगा इंशाल्लाह। हमने ईडी में और सब जगह कंप्लेंट की है, मैंने खुद मेरे नाम से, और हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल। कुछ नाम बताएंगे किसके? जो गांव में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मुझे बताते हैं। सभी सियासतदान मिले हुए, मैं बोल रहा हूँ खुला। एक फैमिली के पास 500 से 700 करोड़ की जमीन है, नामी बेनामी प्रॉपर्टीज 500 से 700 करोड़, 200 से 250 करोड़, 150 से 200 करोड़, ये सब इंक्वायरी में निकलेगी तो मालूम पड़ेगा। और ये इलेक्शन में 20 करोड़ 10 करोड़ रुपया साहिबान खर्चा कर रहे थे, आप कहाँ से रहा है? आवाम की पैसे है ना। आवाम को लूटा जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है, और जात पात के और धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर। जैसा अभी आपने बताया करप्शन की एलिगेशन हाँ है ना, बदगुमानी है, भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं शहर को जो है जवाल की तरफ धकेलने का ये पूरा है। इससे पहले भी शहर ने ये तजुर्बा करके देख चुका है और आप खुद आपके वालिद मोहतरम बुजुर्ग और यहाँ खुद बैठे हुए, वो खुद भी थे, नारा दिया गया इसलिए सियासत का, लेकिन उसका क्या हासिल हुआ? जिसको वहाँ पर शहर के आवाम ने सरों पर बैठाया, आप लोग भी उसमें बहुत आगे आगे थे और हजरत भी बहुत आगे आगे थे, लेकिन उसका क्या हासिल हुआ? क्या ठेकेदारी खत्म हो गई, कमीशन खोरी खत्म हो गई, लूटमार खत्म हो गई, बदगुमानी खत्म हो गई? हर चीज में तो इजाफा हुआ, बढ़ावा हुआ। अभी आप फिर से एक नए तजुर्बे की बात कर रहे हैं, हालांकि उस वक्त पूरा शहर एक तरफ था। तो अभी ऐसी सूरत में आप क्या स्टेप लेने वाले? क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? शहर एक बार धोखा खा चुका है, अब क्या फिर से धोखा खाएगा? और अगर आपको कुछ मिल भी जाता है तो क्या वापस उस तरह की हरकत नहीं होगी? मैं अगर पावर में आऊंगा इंशाल्लाह, अगर असेंबली में मुझको पब्लिक जिताती तो मेरा सबसे पहला मिशन रहेगा इंक्वायरी। 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह इंक्वायरी निकालने की गारंटी देंगे आप? आपने कहा कि मैं अगर पावर गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। कलीम यूसुफ अब्दुल्ला कोई खरीद नहीं सकता। देखिए, ठेकेदारी पे कमीशन, ना कोई डरा सकता। पार्टनरशिप, ये सब उन लोगों ने लिया जो जिनको शहर की आवाम ने फला बहबूद के लिए, शहर के मुफाद के लिए उनको वहां दिया, लेकिन उसका क्या हासिल? सबसे पहली फैमिली उनको सपोर्ट करने वाले हमारी मुफ्ती साहब। देखिए अच्छा, वो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है आप इसी पे बस कर देंगे या घर घर जाएंगे, जलसा लेंगे, कैसे आवाम? 15 दिन तक मैं पूरा घर घर जाऊंगा, एक घर जाऊंगा, एक घर जाके वोट मांगूंगा। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जितनी है पूरे कौम में, हर बिरादरी की, हर जात की, हर तबके की, सबसे मिलूंगा। और सोशल मीडिया पे आज 60% इलेक्शन है। आपके मुखालिफ ने बोल रहे कि वोट कटवा भी आप, वोट कटवा, वोट कटवा, मैं जो मुखालिफिन समझे वो कोई बात ठीक है, चलो। एक सवाल है, निशानी क्या मांगी आप लोग? निशानी हमने मांगे हैं बैट, ऑटो रिक्शा या डायमंड, तीनों में से जो निशानी मिल जाए इंशाल्लाह। एनजीटी में आपने जो केस दाखिल किया शहर का, उस वजह से यानी प्लास्टिक जलाने से शहर का कितना नुकसान हो रहा था और कौन सी बीमारियां और शहर में किस टाइप के अभी मरीज जो पाए जा रहे हैं? कई कैंसर के हॉस्पिटल जो है वो मालेगांव शहर में आने के लिए तैयार है, इस वजह से कि शहर में वो मरीज बहुत ज्यादा है। क्या आपका राइट टू फ्रेश एयर सबसे पहला बुनियादी हक है शहरी का। राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू लाइफ, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये राइट हमसे छीना जा रहा था। साइजिंग में कचरा जलाया जा रहा था, प्लास्टिक गिट्टी के कारखाने रेसिडेंशियल एरिया में, रिहायशी इलाकों में चल रहे थे। उसके खिलाफ मालेगांव शहर के अंदर जो सड़कें हैं उसके अंदर जो गड्ढे हैं, जो धूल है, शहर में जो ग्रीनरी की कमी है, डंपिंग ग्राउंड जो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने में मजबूर कर दिए, वहाँ पर 5000 घरों जो IHSDP कॉलोनी वहाँ पर, उसके खिलाफ भी मेरी जंग जारी है। हमारी पिटीशन उसके खिलाफ भी है, हमारी पूरी कार्रवाई जारी है।
उसकी भी इंक्वायरी निकालेंगे। मालेगांव शहर की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला है वो। आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है ICS डिग्री जो तो ये जो आप छीना जा रहा था, इसके खिलाफ हमने जंग लड़ी। उसके अंदर पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मालेगांव में ओपन गटर को खत्म करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का ऑर्डर लाया NGT के जरिए। ट्रैफिक कंजेशन खत्म करने के लिए एनक्रोचमेंट ड्राइव का ऑर्डर लाया, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे। प्रभाग अधिकारी को फोन करते जब भला भला का अतिक्रमण मत तोड़, सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो ये सब दोगली पॉलिसी के खिलाफ और सियासी लूटमार के खिलाफ, बैतुलमाल की लूटमार के खिलाफ हम लोग आए हैं। अगर अब हम हमें साथ देती है और हम अगर जीतते हैं तो इंशाल्लाह सबसे पहला मेरा मिशन है कि सबको जेल में डालूंगा इंशाल्लाह। आपने अभी कहा कि चैलेंज किया ओपन डेबिट का, हाँ। क्योंकि नामुमकिन है, तो आप मुमकिन बनाओ और मुमकिन बनाना आप लोगों का मुमकिन बनाओ। आप अगर डिबेट रखते हो तो मालेगांव शहर के तमाम लीडरों को चैलेंज करता हूँ कि मेरा सामना करो। मीडिया आप इस साबिका की तरह करेंगे क्या, वो तो बताइए। हाँ, जैसे हमारे मैं जवाब देना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं साथ था मुफ्ती साहब के सियासत में हमारे आने की अभी जो असल वजूहत में से एक वजह ये भी है कि जब मुफ्ती इस्माइल साहब ने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सियासत में आने का और तीसरा माज कायम करने का जब इरादा किया तो हम उसके बुनियादी अराकीन में से एक थे, हम फाउंडर मेंबर थे। जब 3-4 जलसे मुफ्ती साहब के कामयाब हो गए, काफ़ी रश रहने लगा, तो मैं मुफ्ती साहब से मिला। मतलब मुफ्ती साहब अपने तो बहुत कामयाबी मिल रही है अपने को, काफ़ी मिल रही जलसे में। तो उन्होंने कहा कि आसिफ गर्दी तो बहुत रह रही, लेकिन अपना टिकट उम्मीदवारी का लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। तो हमने बोला ये तो बड़ी हैरत की बात है कि इतना रश होने के बाद कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं उम्मीदवारी का। तो हमने हमारे वालिद साहब को, जिस वार्ड में शेख रशीद साहब का घर है, उस वार्ड से हमने उम्मीदवार नामजद किया, वार्ड नंबर 18 से। और हमने मुफ्ती साहब की उस वक्त तन मन धन से इस्लाह सियासत के नाम पर मदद की। हम सबसे पहला खानदान था हमारा जिसने शाहनामा में निस्फ पेश का बड़े बड़े इश्तिहारात हमने निस्फ पेश के लगाए, और जिसमें हमने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर इस्लाह सियासत का जब उन्होंने दावत दी तो हमने उसको लब्बैक कहा और उनका साथ दिया। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तो 27 उम्मीदवार जीत गए। मुफ्ती साहब को उस वक्त तक मैं मुआहदा लिखने में, स्टेज के ऊपर कंटेंट लिखने में, स्टेज पे क्या बोलना है उन बातों में उनको राय मशवरा तक दिया करता था। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अराकीन थे वो उनके हम लोग बिल्कुल साथ में बैठा करते थे। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो 27 सीटें जीत गई, तो मुफ्ती साहब ने उनकी दावत रखी खाने की। खाना तो कोई महंगा नहीं होता, लेकिन हमको बड़ा अजीब लगा, दिल दुखा कि यार ये क्या बात हुई। उन 27 लोगों के बाद उन्होंने हमको कोऑप्शन के लिए फ़ोन किया कि कोऑप में आपके वालिद साहब को लेना है तो आप पैसा दो 5 लाख रुपये। अतीक महिंद्रा साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनका, उन्होंने हमको फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि भाई पैसा तो हम लोग लगाएंगे नहीं कि वहाँ से मिलना कुछ नहीं, हमको अगर हमारी काबिलियत लियाकत पर भरोसा है आपको और हमारे कामों पर तो आप हमको करीब कीजिए। तो उन्होंने दूसरा फ़ोन किया मुझको, बोला कि यार 5 नहीं कम से कम 3 दे दो, पार्टी को लगेगा। और इस बात तो मैं कसम खाकर भी बोल सकता हूँ, अभी कसम खा लेता हूँ कि 3 लाख रुपए दे दो। फिर मैंने कहा कि नहीं, तो बोले मुफ्ती साहब ना इस बात पर वजीद हैं कि यार आसिफ से पूछ लो कि वकील साहब को कोर्ट में लेना ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो शहर में मैसेज गलत जाएगा। अगर वो नहीं बोल दे तो लो। तो उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम 1 लाख दे दो। तो मैंने कहा कि यार 1 लाख भी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है, उम्मीदवार हमारे वालिद साहब तालीम लगता है, अगर आपको लगता है पार्टी का सपोर्ट रहेगा, पार्टी को सपोर्ट करेंगे और काम काज करेंगे आवाम का, तो आप लोग। तो उन्होंने आखिरी फ़ोन 1 लाख का मांगने के बाद फिर फ़ोन रख दिया, और बाद में मालूम पड़ा दूसरे दिन के 12 लाख रुपए लेके ज्योति भोसले मैडम को उन्होंने कॉप की मेंबरशिप बेच दी। ज्योति भोसले के जो शौहर हैं दीपक भोसले साहब, उनका शराब की दुकान है उनकी, और उनका पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं था। उन्होंने तीसरा मास के लिए कोई काम अमल नहीं किया था, कुछ काम नहीं किया था उन्होंने, और उनको उन्होंने दे दिया। ये पहला। लेकिन अगर उस वक्त हम बोलते तो लोगों को ये लगता है कि यार इनको ओहदा नहीं मिला या कॉप में नहीं लिए तो शिकायत कर रहे हैं, तो हमको खामोश बैठना पड़ा मजबूरी में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखा कि मुफ्ती साहब धीरे धीरे करप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जब कोई MLC का इलेक्शन होता, पार्लियामेंट का इलेक्शन होता, उनको फंड मिलता, उनको लगता है मेरा ज़ाती फंड है, मेरी काबिलियत तो मुझको मिल रहा है, जबकि ये कौम फरोशी है। आप मुफादात को बेच रहे हो, कौम के मुफादात को आप बेच रहे हो। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब हमने कंप्लेंट शुरू की सोशल मीडिया पे कि भला ठेके से ये काम गलत हो रहा, भला ठेके का ये काम गलत हो रहा, ये रोड गलत बन रहा, तो ठेकेदार हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि कलीम भाई आपको नहीं मालूम कि हमको कितना बांटना पड़ता है। तो हमने कहा कि यार ये तो आमदार दीदी का काम है, इसमें काहे का बांटना। तो बोले यार हमको आमदार साहब को भी देना पड़ता है। तो अगर आमदार साहब भाई
एक सवाल है आमदार साहब भी अगर लेने देने में पड़ गए, आमदार साहब भी लेने देने में अगर पड़ गए, तो अल्लाह रसूल के नाम लेने की उनको उस वक्त जरूरत क्या थी? हमें और पूरी शहर की आवाम को धोखा देने की जरूरत क्या थी? तो आवाम को उन्होंने खुलेआम धोखा दिया और वो माल की और जान की मोहब्बत में पड़ गए। उन्होंने शहर के तमाम जो दीनी होते उनको अपने हाथों में संभाल कर रखा हुआ है, जान की मोहब्बत है, और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कमीशन ले रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। और उन्होंने खास बात यह कि तीसरे मार्च के जितने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान थे, तीसरे मार्च में उस वक्त वो सब उनसे दूर हो गए, कुछ एक को छोड़कर सभी उनसे दूर हो गए। उन्होंने सबकी मेहनत की, सबकी कुर्बानियों की, सबके जज्बे की नाफरमानी की मुफ्ती साहब ने। और मुफ्ती साहब के दिल से अल्लाह का डर जो है, जो हर किसी के दिल में होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है कि निकल गया है। दूसरे लीडरान की मैं हिमायत नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लीडरान के साथ वैसे ही है। तमाम सियासी घराने जो है खुलेआम बैतुल माल की लूटमार को हुनर समझ रहे हैं, और आवाम को अनगिनत मसाइल, आवाम जो है वो अनगिनत मसाइल से जूझ रही है, जुल्म सह रही है, परेशानियां सह रही है। तो एक शेर उस पर समाप्त करना चाहूँगा कि मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जब जुल्म कोई हद से बढ़ता है तो मूसा कोई पैदा होता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, मूसा अलैहिस्सलाम वो कलीमुल्लाह थे जिन्होंने फिरौन के जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला किया, और आज अल्लाह ने हमारे भाई कलीम अब्दुल्लाह को मजलूमों की मदद के लिए उतारा है। 17 साल के बाद ये दर्द कैसे छलका है? दर्द तो हमारा कई वर्षों से छलका हुआ है। आप देखो हमारी जो पोस्ट है सोशल मीडिया पे, आसिफ भाई, एक सवाल है कि आपने वाटर ग्रिल्स कंपनी के खिलाफ भी ट्रेनिंग चलाई। बिल्कुल बिल्कुल उसको चलाई, हाँ, बिल्कुल। वो ज्यादा पैसा, बहुत ढेर ज्यादा टेंडर महंगा दे दिया, और उसके बाद वही 8 का 24 करोड़ रुपए हो गए जी। उसके बारे में आपका क्या बोलना है? और आज भी गंदगी उससे ज्यादा है। यही मजबूरी है कि हमको सियासत में आना ये पड़ा। मजबूरी, ये वजूहात है। सियासतदान मिल के अपनी पावर का इस्तेमाल करके अंदर ही गठजोड़ करके साठ गांठ करके जब टेंडर पास पूरी आवाम को गुमराह कर 8 का 24 करोड़, जब आपने कौन सी तहरीक, कौन सा बैडमिंटन, अभी हमने आरटीआई लगा के उनसे इंफॉर्मेशन मांगी है, अभी उन्होंने जवाब दिया नहीं है, उसको टाल रहे, उसकी कॉपी, उसको जवाब दिया नहीं अभी तो हमको उसकी कॉपी आप मिल सकती है। तो उसी आरटीआई की कॉपी जब मिलेगी मैं पूरी आवाम में बांटूंगा। ये मेरा एक सवाल है। चलो, ये मीडिया वाले जो सबूत देखना चाहते हैं हमारे पास मौजूद है, इत्मीनान से आप देख सकते हैं, इसकी फोटोज आप ले सकते हैं। और मालेगांव शहर के तमाम लीडरों के खिलाफ हम लोग हैं, किसी एक लीडर के खिलाफ नहीं है। मालेगांव के शहर के तमाम लीडरों का जो टोला है, ठेकेदारों का टोला है, उसके खिलाफ में मालेगांव की पॉलिटिक्स में